हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख का 4 नवंबर 2025, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे एक नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नवंबर 2025 को बिहार के मतदाताओं से संवाद करते हुए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में महिलाओं से खास बातचीत की। इस कार्यक्रम में मोदी ने महिलाओं के योगदान को सम्मानित किया और उनसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया ताकि हर बूथ पर मजबूत समर्थन बन सके। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 4 नवंबर 2025 के कार्यक्रम के चलते नैनीताल और भवाली पालिका क्षेत्र के सभी शासकीय विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रायल ने इस आदेश को जारी किया ताकि सुरक्षा कानून और कार्यक्रम को सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। चलिए खबरों में आगे बढ़े इसके पहले एक श्रद्धांजलि। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 3 नवंबर 2025 को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक टिप्पर ट्रक और राज्य परिवहन बस की आमने सामने में टक्कर हो गई। इस हादसे में लगभग 24 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना चिवेला मंडल के खानपुर गेट के पास जब ट्रक गलत दिशा से आ रहा था तेज रफ्तार से बस से टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का पथरों से भरा लदा हिस्सा बस के ऊपर जा गिरा जिससे कई यात्रियों को मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा शोक जताया। मृतकों के परिवारों को आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के बेहतर उपचार के लिए सभी संसाधन मुहैया कराने का आदेश भी दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी तत्काल राहत कार्य करने के निर्देश दिए और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। जयपुर के हरमाणा क्षेत्र में 3 नवंबर 2025 को एक अनियंत्रित डंपर ने 17 वाहनों को टक्कर मार दी जिससे 14 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा लोहा मंडी पेट्रोल पंप के पास हुआ जहां डंपर का ब्रेक फेल हो गया था। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर चालक नशे में था और उसने काफी दूर तक जो कुछ भी सामने आया उसे कुचलते हुए भागा। घटना के कई कार्य मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गए। बहुत से लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस भीषण दुर्घटना में जयपुर में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। राजस्थान के अधिकारियों ने हादसे में जांच पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों का खतरा और गंभीर सवालें खड़ी करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान में 3 नवंबर 2025 को एक तेज भूकंप आया जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र मजार शरीफ के करीब 22 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में और 28 किलोमीटर की गहराई था। इस भूकंप के कारण कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई जबकि लगभग 320 लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बल्ख और समागन प्रांतों में हुआ जहां कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और मजार शरीफ में प्रसिद्ध हजरत अली दरगाह को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई है। यह भूकंप अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा हादसा माना जा रहा है जिसने व्यापक तबाही मचाई और प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत पहुंचाने का कार्य चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत में 2 से 3 महीनों के भीतर सेमीकंडक्टर चिप का घरेलू उत्पादन शुरू हो जाएगा। गुजरात के सालानन में देश की पहली end-to-end OS और आउटसोर्सेड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा शुरू हो चुकी है जहां भारत का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप तैयार होगा। इसके तहत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और कई स्टार्टअप्स और कंपनियां रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा प्रणालियों के लिए उन्नत चिप्स बना रही हैं। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मई 2025 में अच्छी ग्रोथ देखी गई है। जून 2025 में औद्योगिक उत्पादन IIP की सालाना ग्रोथ 1.5% रही जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट 3.9% बढ़ा है जो मई की तुलना में बेहतर था। अक्टूबर 2025 में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI 59.2 पहुंच गया जो मजबूत घरेलू मांग, GST सुधार, उत्पादक वृद्धि और तकनीकी निवेश के कारण हुआ है। इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ा बल्कि नौकरियों के भी अवसर सृजित हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने पेंशनर को राहत दी है जिसमें गलती से ज़्यादा पेंशन मिलने पर अब रिकवरी नहीं की जाएगी। यह रिकवरी केवल तब तक की जाएगी जब पेंशनर जानबूझकर फ्रॉड किया हो या गलत जानकारी प्रदान की हो। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जो पेंशनर अपनी ओर से कोई गलती नहीं करते उनके लिए कोई कटौती नहीं होगी।
इस निर्णय का मकसद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान देना और अनावश्यक वित्तीय भार से राहत प्रदान करना है। अगर किसी पेंशनर ने गलत जानकारी या फ्रॉड किया हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या उस स्थिति में ही रिकवरी की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। ईडी ने अनिल अंबानी और उनके रिलायंस ग्रुप से जुड़ी संपत्तियों के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त कर लिया है, जिनकी कुल संपत्ति कुल कीमत करीब 7500 करोड़ रुपए से अधिक है। इस जब्ती में नवी मुंबई के धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी DAKC की लगभग 132 एकड़ जमीन भी शामिल है, जिनकी कीमत करीब 4,462 करोड़ रुपए की आंकी गई है। इसके अलावा पाली हिल मुंबई में अनिल अंबानी का घर, दिल्ली का रिलायंस सेंटर और देश के कई प्रमुख शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और ईस्ट गोदावरी में अन्य 42 से ज़्यादा संपत्तियों को भी जब्त हुई है। यह कार्रवाई यूं हुई कि अधिकांश संपत्तियों के ये बैंक धोखाधड़ी एंड फंड डायवर्जन के आरोप के तहत PMLA की धाराओं के तहत अटैच किया गया है। संक्षेप में अनिल अंबानी के कुल 7500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 40 से अधिक संपत्ति, जिसमें पाली हिल का घर और नवी मुंबई के 132 एकड़ की ज़मीन शामिल हैं, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत जब्त की है। यह कार्रवाई 31 अक्टूबर 2025 को की गई थी और अभी भी जांच जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। भारतीय एयरटेल ने वित्त वर्ष 2026 में दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया और कंपनी का सामयिक मुनाफा 89% से बढ़कर 6,792 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष की इस तिमाही में 3,593 करोड़ था। कुल राजस्व 26% से बढ़कर 52,150 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 41,473 करोड़ था। संक्षेप में एयरटेल ने Q2 में प्रति ग्राहक 23 रुपये अधिक औसत कमाई की। मुनाफा 89% से बढ़कर 6,792 करोड़ रुपए रहा और शेयर की कीमतें पिछले एक साल में लगभग 30% तक बढ़ी हैं। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को सख्त रूप अपनाया है। अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें प्रदूषण रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों तथा आगे की योजनाओं का ब्यौरा हो। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी तब कदम न उठाए जब स्थिति बिगड़ जाए, बल्कि पहले से ही तैयार रहना चाहिए ताकि गंभीर प्रदूषण से बचा जा सके। दिवाली के वक्त कई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन सही से काम नहीं कर रहे थे, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में चुनौतियाँ आई। कोर्ट ने सभी एजेंसियों को समय रहते कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और CPCB को प्रदूषण निगरानी का जिम्मा सौंपा है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में खाली पद भरने को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अब तक रिक्त पद इस साल सितंबर तक भरने जरूरी हैं। इस व्यापक निगरानी और तैयारी का तत्वावधान में दिल्ली और आसपास के राज्यों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहले से स्थापित प्रतिबंध भी लागू किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने फोन वीडियो पर वो बैन करने वाली याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस दौरान नेपाल में सितंबर 2025 में लगे सोशल मीडिया पर पोर्न कंटेंट पर प्रतिबंध और वहां जेनजेड प्रदर्शनों का उदाहरण दिया। कोर्ट ने कहा कि नेपाल में ऐसा बैन लगाने पर जो प्रतिक्रिया हुई वह सबने देखी है, इसलिए इस मामले में जल्दबाजी उचित नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई करने का फैसला लिया है। इस याचिका में केंद्र सरकार से मांग की थी कि देश में अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए और खास करके बच्चों को अश्लील सामग्री से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। हालांकि याचिका पर फिलहाल रोक लगाई गई है, लेकिन कोर्ट ने इसे आश्वासन दिया कि इस मामले के बाद में गंभीरता से देखा जाएगा। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर 2025 को दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI स्कीम लॉन्च की, जिसका उद्देश्य देश में प्राइवेट सेक्टर का केंद्र रखते हुए अनुसंधान और विकास के पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 6 साल के लिए लॉन्ग टर्म कम या नगण्य ब्याज दरों पर ऋण और इक्विटी निवेश मुहैया कराए जाएंगे ताकि नवाचार और तकनीक विकास को बढ़ावा मिले। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर को। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कैंपस में वाले कुत्तों को खाना खिलाने के नियम बनाने का फैसला लिया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NB इंजीनियर की बेंच ने कहा कि दिशा निर्देश कुछ ही दिनों में जारी कर दी जाएंगे। कोर्ट में मुख्य सचिव के व्यक्तिगत पेशी से राहत दी है, जिसमें राज्यों ने अपने हलफनामे दाखिल कर दिए और केवल यदि हलफनामे में कोई कमी होगी तो संबंधित अधिकारी को पेश होना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी संस्थानों में कुत्तों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को कड़ा दृष्टिकोण से देखा जाएगा, क्योंकि इससे समस्या बढ़ती है। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। इसके अलावा कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्पेस बनाने और सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का मकसद आवारा कुत्तों के हमलों को नियंत्रित करना, सरकारी परिसरों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ईपीएफओ के साथ समझौता किया है, जिसके तहत अब ईपीएफओ पेंशन धारकों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा घर बैठे मिलेगी। इस साझेदारी के तहत आईपीपीबी अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करेगा, जिसमें 1.6.5 लाख से अधिक डाकघर और 3 लाख से ज़्यादा डाकिया, पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवा शामिल हैं, जो डिजिटल फेस और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए पेंशन धारकों की पहचान कर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने में मदद करेंगे। इस सेवा का पूरा खर्च ईपीएफओ उठाएगा, इसीलिए पेंशन धारकों को यह सुविधा मुफ्त में मिलेगी। इस पहल से पेंशन धारकों को जिला या ईपीएफओ कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधा विशेष रूप से दूर दराज के ग्रामीणों के इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए सहूलियतपूर्ण है। पेंशन धारकों को सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक कंफर्मेशन एसएमएस भी मिलेगा और यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईपीएफओ द्वारा 2025 में लागू किए गए नए नियमों के अनुसार कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों को ईपीएफ में फिर से शामिल करेगी और उनके जमा किए गए पैसे भी वापस करेगी। इस योजना के तहत यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देता है तो उसकी ईपीएफ खाता सक्रिय रहेगा, उसका योगदान तथा ब्याज भी मिलेगा। खास बात यह है कि यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद भी अपने ईपीएफ खाते में पैसा जमा करता है तो यह भी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। आईआरडीए ने 2025 में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बड़ा नियम बनाया है, जिसमें अब ये वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में सालाना अधिकतम 10% तक ही बढ़ोतरी कर सकते हैं। यदि बीमा कंपनी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पॉलिसी धारक के लिए प्रीमियम 10% से अधिक बढ़ाना चाहते तो उन्हें आईआरडीए से पहले अनुमोदन लेना होगा। इस नियम का मकसद वरिष्ठ नागरिकों को अत्यधिक प्रीमियम वृद्धि से बचाना और स्वास्थ्य बीमा को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। आईसीएआई ने सितंबर 2025 के सीए के परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार कुल 11,466 कैंडिडेट चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के फाइल कसौटी को पार कर क्वालिफाई हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुकुंद आगीवाल ने टॉप रैंक हासिल की है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गुजरात में एक कारोबारी ने किसानों का लगभग 90 लाख रुपए का कर्ज चुकाने की अद्भुत पहल की है। यह कर्ज पूरी तरह से किसानों की मदद के मकसद से उनके नाम पर बैंक में जमा कराया गया। खास बात यह है कि यह कार्य उन्होंने अपनी मां के पुण्यतिथि के अवसर पर किया, जो एक भावनात्मक और इंसानियत भरा कदम माना जा रहा है। इस प्रकार से उन्होंने पूरे गाँव को किसानों को भारी आर्थिक राहत दी है। इन्होंने समय से पहले अपनी खेती की जिम्मेदारी निभानी और कर्ज से मुक्त होना मुश्किल पाया था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने देश में हुए करीब 3,000 करोड़ रुपए की साइबर ठगी, खासकर डिजिटल अरेस्ट घोटालों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। न्यायमूर्ति शरदकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि भोले भाले लोगों को इस मामले में ठगी हुई है और इस पर सख्त, कठोर और तत्काल कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर कठोर आदेश नहीं दिए गए तो समस्या और बढ़ेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय की एक विशेष इकाई साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। तब तक कोर्ट सख्त दिशा निर्देश जारी करने की संभावना जताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो एक चौंकाने वाली खबर है। भारत में शराब की खपत और बाजार में भारी बढ़ोतरी हुई, जबकि दुनिया में कई हिस्सों में शराब की खपत घट रही है। 2025 में भारत का शराब बाजार करीब $60 अरब का अनुमानित है और यह तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में प्रमुख कंपनी जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान और ग्लोबस रिपीट्स ने पिछले 4 वर्षों में अपने शेयर का 14 गुना तक का रिटर्न दिया है, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। उज्जैन के तकिया मस्जिद की जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह मस्जिद लगभग 200 साल पुरानी वक्फ संपत्ति थी, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल मंदिर के पार्किंग विस्तार के लिए ध्वस्त कर दिया था। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले 13 निवासियों ने यह याचिका दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि हाई कोर्ट ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब सरकार ने बिना उचित प्रक्रिया का मुआवजा दिए इस मस्जिद को अवैध तरीके से गिराया।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस विध्वंस से पूजा स्थल, विशेषकर अधिनियम 1991, वक्फ अधिनियम 1995 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और मस्जिद का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पहले इस मामले का दायर याचिका को खारिज करते हुए सरकारी प्रक्रिया को कानूनी बताया था, लेकिन यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अगली सुनवाई होनी बाकी है। इस जमीन पर महाकाल मंदिर का पार्किंग बनाई जानी है, इसे लेकर विवाद पैदा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 नवंबर 2025 को एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी लॉ छात्र केवल उपस्थिति कम होने की वजह से परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। यह फैसला 2016 में एमटी लॉ स्कूल के छात्र सुशांत रोहिला के आत्महत्या से जुड़ी घटना के बाद आया है, जहां उन्हें कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। यह निर्णय छात्रों को बड़ी राहत देता है, क्योंकि अब वे मनमाने उपस्थिति नियमों के कारण अपनी परीक्षाओं से वंचित नहीं होंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल क्लासरूम उपस्थिति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समग्र शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। इस फैसले से लाखों छात्रों को फायदा होगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। हरियाणा सरकार ने 2025 में न्यूनतम वेतन 3 श्रेणियों में बांटकर नियम लागू किया है। इस नियम के तहत हर श्रेणी के कारीगरों को डेली सैलरी और मासिक सैलरी तय की गई है, ताकि मजदूरों को उचित वेतन मिल सके। 3 श्रेणियां उनके सैलरी। लेवल 1 की श्रेणी मासिक वेतन लगभग 19,000 से 20,000 के बीच, दैनिक वेतन लगभग 765 से 787 के बीच, प्रति घंटा वेतन 96 रुपये से 98 रुपये के बीच। वहीं लेवल 2 में मासिक वेतन 24,000 से 25,000 तक, दैनिक वेतन 900 से 927 के बीच, प्रति घंटा वेतन 110 से 116 के बीच। वहीं लेवल 3 में मासिक वेतन 30,000 से ऊपर आसपास, दैनिक वेतन 1,200 रुपये से अधिक, प्रति घंटा 140 रुपये से अधिक। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के पास इतना न्यूक्लियर ताकत है कि वह दुनिया को 150 बार उड़ा सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश छिपकर परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, जबकि अमेरिका 1992 के बाद से ऐसा नहीं कर रहा है। ट्रंप ने यह स्थिति अमेरिका द्वारा अपने परमाणु परीक्षण को फिर से शुरू करने की वकालत के संदर्भ में बताई, ताकि अमेरिका हथियारों का विश्वसनीयता बनी रहे। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि अमेरिका ऐसा अकेला देश बने जो परमाणु परीक्षण न करे। पाकिस्तान के सक्रियता का यह आरोप उनके इंटरव्यू के आधार पर है। हालांकि पाकिस्तान ने इससे पहले परीक्षण फिर से शुरू करने वाले देश नहीं होने की बात कही है। यद्यपि पाकिस्तान ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप का यह बयान दर्शाता है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने बड़े विरोधी के रूप में देख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षण जमीन के नीचे छिपकर किए जा रहे हैं, जहां लोग इन्हें आसानी से पहचान नहीं पाते। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती के लिए 45,000 से अधिक पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB को दी गई है। इस भर्ती में उम्मीदवारों की उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष की तय की गई है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर शारीरिक मानक परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। महिला उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। भर्ती पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कांस्टेबल भर्ती के समान होगी। आवेदन प्रक्रिया अन्य विवरण जल्द आधिकारिक अधिसूचना में प्रकाशित होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और देखते हैं बिहार विधानसभा जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। दीघा में भाकपा माले प्रत्याशी दिव्या गौतम के रोड शो में लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंगेर में भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय के समर्थन में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। अगली बड़ी खबर आ रही है पटना के दानापुर में लालू प्रसाद यादव ने मतदाताओं को संबोधित किया, पहली बार चुनाव प्रचार में सक्रिय हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशान साधा और एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। बढ़ते अगली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जहां वह 14 विधानसभा क्षेत्रों को एक साथ साधेंगे। अगली खबर आ रही दरभंगा में तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी की संयुक्त जनसभा हुई, साथ ही प्रशांत किशोर के रोड शो किया। अगली खबर आ रही प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में मेगा रोड शो किया, जिसे महिला और बच्चों ने जोरदार स्वागत किया। अगली खबर आ रही तेजस्वी यादव के महुआ में हुई रैली भीड़ में काबू हो गई, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अगली खबर आ रही बिहार में चुनाव प्रचार के लिए अंतिम दिनों में सभी बड़े नेता सक्रिय, जिसमें अमित शाह, राहुल गांधी,
योगी आदित्यनाथ समेत अन्य शामिल हैं। अगली खबर आ रही चुनावी रैलियों में पार्टियों के कार्यक्रम और घोषणाओं का दबदबा देखने को मिल रहा है, जो चुनावी माहौल को गरमाए रखे हुए है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और देखते हैं, एक नजर डालते हैं आज के 10 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इजराइल के साथ सीमा पर तनाव के बीच युद्ध के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात कही। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने अमेरिका में रिपब्लिकन सेनेटर माइक राउंड से मुलाकात कर प्रौद्योगिकी, नवाचार और व्यापार सहयोग पर चर्चा की। अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान के दक्षिण अमेरिका के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट सीरीज का पहला मुकाबला आज फैसलाबाद में होगा। अगली खबर आ रही है, अमेरिका ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 मैच में यूएई को 243 रनों से हराकर इतिहास रचा। अगली खबर आ रही है, भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। इसके तहत 1 लाख करोड़ की स्कीम की घोषणा की है। विश्व डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत की सफलता का प्रमुखता मिली है। अगली खबर आ रही है, अमेरिका और अन्य देशों में व्यापार, तकनीकी और सैन्य सहयोग बढ़ाने का प्रयास जारी। अगली खबर, वैश्विक सुरक्षा परिवेश और परमाणु परीक्षण के हथियार नियंत्रण पर चर्चा बढ़ी है, खासकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच। अगली बड़ी खबर आ रही है, कई देशों के चुनावी घटनाक्रम और राजनीतिक गतिरोध जारी है, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें बनी हुई हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, प्राकृतिक आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं में हुई जानमाल की क्षति के समाचार भी विश्व स्तर पर चर्चा में हैं। ये थे अब तक के 10 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इसी तरह आप हमारे साथ बने। आगे अब देखते हैं कुछ खेल समाचार, खेल जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को। पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में पहली बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत कौर और टीम के अन्य सदस्यों की शानदार प्रदर्शन की वजह से यह सफलता मिली। खेल जगत से अगली बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला फैसलाबाद में खेला जाएगा। अगली खेल जगत से जुड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 मैच में यूएई और 243 रनों से हराकर रिकॉर्ड बनाया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों या पुरुष खिलाड़ियों के बराबर मैच फीस देने का निर्णय लिया, जिससे महिला खिलाड़ियों का खेल बेहतर हुआ है। अगली बड़ी खबर आ रही है, FIDE विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में ग्रैंड मास्टर नारायण एसएल और दीप्तियन घोष ने अपनी जगह पक्की कर ली है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर को होने वाली है, जिसमें कई युवा और अनुभवी खिलाड़ियों पर नीलामी होगी। अगली खबर आ रही है, बिग बैश लीग में हार्वर्ड हरिकेन्स ने पहली बार ट्रॉफी जीती। उन्होंने टीम डेविड और मिशेल ओवेन की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर आ रही है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दक्षिण अफ्रीका ने जीता, जो उनकी टेस्ट क्रिकेट की प्रमुख उपलब्धि है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2025 का शीर्ष स्थान हासिल किया। अगली बड़ी खबर है, महिला क्रिकेटरों को अब बेहतर मंच, सुरक्षा और समर्थन मिल रहा है, जिससे खेल में उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। मौसम विभाग से जुड़ी 10 प्रमुख खबरों को देखते हैं। अक्टूबर 2025 में देश भर में औसतन 112.2 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से लगभग 50% अधिक है। यह 2001 के बाद दूसरा सबसे अधिक बरसाती अक्टूबर था। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कम दबाव के क्षेत्र के कारण भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगली बड़ी खबर है, भारत चीन सीमा पर सिक्किम में भारी बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे गिरा, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। अगली बड़ी खबर आ रही है, मोथा चक्रवात का असर उत्तर भारत में देखा जा रहा है, यूपी, बिहार, दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। अगली बड़ी खबर है, बिहार में 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, तेज हवाओं से बिजली गिरने का खतरा बना हुआ। चलिए देखते हैं अगली खबर। अरब सागर में चक्रवात शक्ति कोकण तट की ओर बढ़ रहा है। मुंबई में तेज बरसात और तूफानी हवाओं की चेतावनी और समुद्र की लहरें उफान पर हैं। अगली खबर आ रही है, अक्टूबर में आईएमडी ने कड़ाके की ठंड की अफवाह को खारिज किया, इस बार सर्दी सामान्य रहने की संभावना है। अगली खबर आ रही है, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर भारत के कई हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून की वापसी के बाद भारी बारिश जारी। अगली खबर आ रही है, मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगली खबर आ रही है, हवा की गुणवत्ता कई शहरों में बहुत अवस्थाकर स्थिति में, विशेषकर दिल्ली, एनसीआर में वायरस और प्रदूषण की समस्या बढ़ी है।
चलिए अंत में अब एक नज़र डालते हैं आज की राशियों के ऊपर। राशिफल का क्या है रहा है, कैसा रहेगा आज का दिन आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि, दिन उत्साहपूर्ण रहेगा, नए कार्यों में सफलता मिलेगी, सावधानी से निर्णय लें। वहीं वृषभ राशि की बात करें तो कार्य क्षेत्र में अच्छा सहयोग मिलेगा, वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी। वहीं मिथुन राशि की बात करें तो रचनात्मक कार्यों में सफलता, साथी से संवाद बेहतर करें। वहीं कर्क राशि की बात करें तो नौकरी में उन्नति, परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। वहीं सिंह राशि की बात करें तो कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक उन्नति होगी। कन्या राशि की बात करें तो विश्लेषणात्मक कौशल से लाभ, परिवार सुखी रहेगा। वहीं तुला राशि की बात करें तो निर्णय सोच समझ कर लें, प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। वृश्चिक राशि, मेहनत का फल मिलेगा, निवेश के लिए अनुकूल दिन। वहीं धनु राशि की बात करें तो भाग्य के साथ मिलेगा, यात्रा सुखद रहेगी। मकर राशि की बात करें तो व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होगा, स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखें। कुंभ राशि की बात करें तो रुके हुए कार्य बनेंगे, परिवार में शांति रहेगी। अंत में मीन राशि की ओर देखते हैं। जल्दबाजी से बचें, नए अवसर मिलेंगे। ये थे आज की राशियों के राशिफल। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SBT ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।